हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम साइंस के चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट से कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, नेम एनी टू समर क्रॉप्स। हमें कोई भी दो समर क्रॉप्स के नेम लिखने हैं। सो एज वी नो दैट हम समर क्रॉप खरीफ क्रॉप्स को कहते हैं। तो हम किसी भी दो खरीफ क्रॉप्स की नेम लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमने माइज़ एंड पल्स को लिखा है। आप इसके अलावा पैडी भी लिख सकते हैं और भी कोई क्रॉप लिख सकते हैं, जैसे कि कॉटन हो गया। हमें कोई भी दो खरीफ क्रॉप लिखना है बस। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हो गया। आप दूसरा क्वेश्चन करते हैं। विच मशीन इज़ यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम स्टाक्स एंड हस्क। तो हम अपने ग्रेन को स्टाक्स एंड हस्क से सेपरेट करने के लिए कौन सी मशीन को यूज़ करते हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले जान लेते हैं कि इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। अपने ग्रेन को स्टार्च एंड हस्क से सेपरेट करने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। तो इस प्रोसेस को हम थ्रेशिंग कहते हैं। ग्रेन्स को क्रॉप्स के अदर पार्ट से सेपरेट करने की प्रोसेस को ही हम थ्रेशिंग कहते हैं। और इसमें कौन सी मशीन यूज़ होती है। ऑब्वियसली थ्रेशर। हम थ्रेशिंग में थ्रेशर का यूज़ करते हैं। थ्रेशर इज़ यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम स्टार्च एंड हस्क। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, नेम द ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल वेस्टेज। तो हमें उस ऑर्गेनिक सब्सटेंस का नेम लिखना है जो कि हमें एनिमल और प्लांट के वेस्ट के डिकम्पोज होने पर मिलते हैं। तो देखिए, जब हमारे प्लांट और एनिमल के वेस्ट डिकम्पोज हो जाते हैं तो उससे मैन्योर का फॉर्मेशन होता है और हम इस सब्सटेंस को मैन्योर बोलते हैं। तो मैन्योर इज़ दैट सब्सटेंस। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड्स इन सॉइल कॉल्ड। तो सीड्स को सॉइल में पुट करने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जान लीजिए कि हम सीड्स को सॉइल में क्यों पुट करते हैं। तो हम सीड्स को सॉइल में जर्मिनेशन के लिए पुट करते हैं ताकि हमारा सीड जर्मिनेट हो जाए। जर्मिनेट होगा तो ग्रो होगा। जर्मिनेशन और ग्रो दोनों एक ही बातें हैं। तो अगर ग्रो होगा तभी आगे चल के ये क्रॉप में मीन्स मैच्योर प्लांट में बदल जाएगा। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सोविंग। सोविंग इज़ द प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड्स इन सॉइल। तो सॉइल को सीड्स को सॉइल में पुट करने की प्रोसेस को हम सोविंग कहते हैं। तो चलिए ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। नेम 2 मेथड्स ऑफ वीडिंग। हमको वीडिंग के 2 मेथड्स बताने हैं। वीडिंग जानने से पहले आप ये जानिए कि वीड्स क्या होते हैं। वीड्स ऐसे अनवांटेड प्लांट होते हैं जो कि फील्ड में बायोलॉजिकली अपने से ग्रो हो जाते हैं। उनको फार्मर खुद से ग्रो नहीं करते हैं, बल्कि वीड्स खुद से बायोलॉजिकली ग्रो हो जाते हैं। तो इन्हीं वीड्स के रिमूवल की प्रोसेस को हम वीडिंग कहते हैं। और वीडिंग के कितने मेथड होते हैं, 2। पहला होता है केमिकल मेथड, दूसरा होता है मैकेनिकल मेथड। तो केमिकल मेथड्स में हम क्या करते हैं, हम केमिकल की मदद से वीड्स को कंट्रोल करते हैं और उसको हम क्या कहेंगे, वीडीसाइड्स। जिन केमिकल की मदद से हम वीड्स को कंट्रोल करेंगे उनको हम वीडीसाइड्स बोलेंगे। तो अब केमिकल मेथड के बाद है मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड में हम क्या करेंगे, हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से वीडिंग करेंगे। जैसे कि हो गया, हम हो को भी वीडिंग के लिए यूज़ करते हैं। इसके बस केमिकल और मैकेनिकल मेथड नहीं होते हैं, इसके अलावा एक मैनुअली मेथड भी होता है जिससे हम हाथ की मदद से वीडिंग करते हैं। समझ में आया। तो चलिए, समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अब इसके बाद करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। अब हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या है।
तो अभी हमने इससे पहले जाना कि द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम द हार्वेस्टेड क्रॉप। तो हमारी हार्वेस्टेड क्रॉप से ग्रेन को जब हम सेपरेट करते हैं तो उसी प्रोसेस को हम थ्रेशिंग कहते हैं। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 अब करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन हार्वेस्टिंग। हमको हार्वेस्टिंग को डिफाइन करना है। तो हार्वेस्टिंग क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ कटिंग मेच्योर क्रॉप्स। जब हमारी क्रॉप्स मेच्योर हो जाती हैं तो उन्हीं को काटने के प्रोसेस को हम हार्वेस्टिंग कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग क्रॉप्स। क्रॉप्स को काटने और इकट्ठा करने की प्रोसेस को हम हार्वेस्टिंग कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज लिव स्टॉक। लिव स्टॉक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा लिव स्टॉक्स आर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स रेज्ड in an agricultural setting to produce commodities such as food, fiber and labor। तो लिव स्टॉक में हम एनिमल की डोमेस्टिकेशन यानी कि उस एनिमल का पालन पोषण करते हैं। और हम क्यों करते हैं? उस एनिमल से कुछ प्रोडक्ट ऑब्टेन करने के लिए, जैसे कि फूड हो गया, फाइबर हो गया और लेबर। लेबर मीन्स देखिए, हमको एनिमल्स बहुत काम आते हैं, बहुत हेल्प करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हम उनसे कुछ प्रोडक्ट ऑब्टेन करने के लिए उनका डोमेस्टिकेशन करें। कभी कभी हम उनसे कुछ काम कराने के लिए भी उनका डोमेस्टिकेशन करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने इसी चैप्टर में पढ़ा कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल वाले टॉपिक में एक किसान एक बैल की हेल्प से अपने फील्ड की प्लोइंग और टिलिंग कर रहा था। तो ये भी एक तरह से लेबर वर्क हुआ। ठीक है, समझ में आया? तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है डिफाइन क्रॉप ट्रांसप्लांटेशन। तो हमें क्रॉप ट्रांसप्लांटेशन को डिफाइन करना है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इन सम क्रॉप्स द सीड्स आर सोन इन अ स्मॉल एरिया कॉल्ड नर्सरी। तो कुछ फसलों में, कुछ क्रॉप्स में हम सीड्स को एक स्मॉल एरिया में बोते हैं और उस एरिया को क्या कहते हैं? नर्सरी। व्हेन दे जर्मिनेट इनटू स्मॉल सीडलिंग्स दीज आर ट्रांसफर्ड टू द मेन फील्ड। और जब ये थोड़ी सी ग्रो हो जाती, मतलब इसमें 2-4 पत्तियाँ आ जाती हैं, तो हम वहाँ से इसको निकाल कर दूसरी जगह ट्रांसप्लांट कर देते हैं। मतलब कि हमारी जो मेन फील्ड रहती है हम उसमें ट्रांसप्लांट कर देते हैं। दिस इज़ कॉल्ड ट्रांसप्लांटेशन। तो इसी प्रोसेस को हम ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर देखते हैं क्रॉप ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है। इस प्रोसेस में सीड्स को एक छोटी जगह यानी कि नर्सरी में तैयार किया जाता है। फिर उसके बाद जब वो जर्मिनेट हो जाती हैं, फिर उन सीड्स को उन स्मॉल सीडलिंग्स को दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? क्रॉप ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, अब इसके बाद 5वां क्वेश्चन है वाई शुड वीड्स बी रिमूव्ड फ्रॉम अ फील्ड। हमको वीड्स को फील्ड से क्यों रिमूव कर देना चाहिए? तो इसका आंसर देखिए, वीड्स नीड टू बी रिमूव्ड फ्रॉम फील्ड अदरवाइज क्रॉप यील्ड विल बी अफेक्टेड बैडली। तो हमें वीड्स को क्रॉप के पास से यानी कि फील्ड में से इसलिए रिमूव कर देना चाहिए क्योंकि ये हमारी क्रॉप को बहुत बुरी तरह से नुकसान पहुंचा सकती हैं। अब ये कैसे नुकसान पहुंचाएंगे? देखिए, वीड्स हैं, ये भी तो एक तरह का प्लांट है, तो इसको भी सर्वाइव करने के लिए सनलाइट, वाटर और भी मिनरल्स, इन सब चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो ये भी सॉइल में से उन चीज़ों को एब्जॉर्ब करेगा। तो अब ये हमारे प्लांट के आसपास रहेगा, तो जो चीज़ हमारे प्लांट को चाहिए वो ये ले लेगा, तो हमारे प्लांट को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो इसीलिए हम वीड्स को फील्ड में से रिमूव कर देते हैं। इसीलिए वीडिंग बहुत ज़रूरी होती है। तो चलिए, अब हमारा शॉर्ट आंसर टाइप हो गया। अब हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ प्लोइंग।
प्लोइंग की क्या एडवांटेजेस हैं, उनके क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं प्लोइंग असल में होती क्या है। तो प्लोइंग ऐसी प्रोसेस है जिसमें फार्मर अपने फील्ड को लूज़ करता है और टर्न करता है। अब वो क्यों लूज़ और टर्न करता है? क्योंकि देखिए, प्लांट को ग्रो करने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है, और वो प्लांट वाटर कहाँ से लेता है? सॉइल से लेता है। तो अगर हमारी सॉइल बहुत हार्ड हुई तो उसकी रूट्स अंदर तक नहीं जा पाएंगी और पानी नहीं ला पाएंगी। तो वो इसीलिए फार्मर अपनी सॉइल को लूज़ कर देता है ताकि उसकी जड़ें आसानी से अंदर तक फैल सकें। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। प्लोइंग हेल्प्स टू ब्रिंग द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल फ्रॉम लोअर लेयर्स टू टॉप। तो प्लोइंग न्यूट्रिएंट रिच सॉइल को नीचे से ऊपर लाने का काम करती है, मेकिंग इट अवेलेबल प्लांट्स, ताकि ये न्यूट्रिएंट्स प्लांट के लिए अवेलेबल हो जाएं। प्लोइंग आल्सो हेल्प्स टू रिटेन मॉइस्चर फॉर अ लॉन्गर पीरियड। प्लोइंग एक लंबे समय बाद मॉइस्चर को रिटेन करने में, फिर से लाने में हेल्प करती है। अब वो कैसे? देखिए, जैसे कि सपोज़ करिए ये हमारी फील्ड है, ये नीचे की सॉइल है, तो नीचे की सॉइल पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगी नहीं, तो इसकी वजह से नीचे की सॉइल मॉइस्चराइज़ रहेगी, और ये ऊपर की जो सॉइल रहेगी इस पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ने की वजह से ये सख्त हो जाएगी। तो जब हमारी प्लोइंग होगी तो ये नीचे, ऊपर की मिट्टी नीचे आ जाएगी और नीचे की मिट्टी ऊपर चली जाएगी। तो ऐसे सॉइल का मॉइस्चर बरकरार रहेगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रॉपर वे ऑफ सोइंग सीड्स? सीड्स को बोने का प्रॉपर वे क्या है? तो देखिए इसका आंसर, सीड्स शुड बी सोन इन द प्रॉपर सीजन एंड इन मॉइस्ट सॉइल। तो देखिए, सीड्स को प्रॉपर सीजन में बोने के लिए कहा गया है। वो क्यों? अब जैसे कि एक एग्जांपल के लिए ले लीजिए मैंगो। मैंगो तो ठंडी में अवेलेबल नहीं होते हैं, तो ऐसे ही जब हम सीड्स को बिना सीजन्स के सोन करेंगे तो वो ग्रो नहीं होंगे, और हमें सीड्स को मॉइस्ट सॉइल यानी कि नमी वाली मिट्टी में बोना चाहिए। सीड्स शुड बी सोन एट करेक्ट डेप्थ। सीड्स को सही गहराई पर बोना चाहिए। सीड्स शुड बी सोन एट प्रॉपर स्पेसिंग एंड प्रिवेंट ओवरक्राउडिंग ऑफ प्लांट्स। तो सीड्स को प्रॉपर स्पेसिंग यानी कि प्रॉपर डिस्टेंस पर हमको बोना चाहिए। वो क्यों? क्योंकि अगर हम उनको प्रॉपर डिस्टेंस पर नहीं बोएंगे तो ओवरक्राउडिंग मतलब एक ही जगह बहुत ज़्यादा सीड्स हो जाएंगी, जिसकी वजह से सबको न्यूट्रिशन मिलना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हमको सीड्स को प्रॉपर स्पेसिंग पर बोना चाहिए। तो ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, डिस्पाइट फेवरेबल कंडीशंस के बावजूद बीरा एक फार्मर है, क्रॉप यील्ड टू गिव गुड क्रॉप यील्ड। तो फेवरेबल कंडीशंस के बावजूद बीरा फेल हो गया है, और वो किस में फेल हुआ है? एक गुड क्रॉप यील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए। गिव 3 पॉसिबल रीजंस फॉर दिस। तो हमको इसके लिए 3 पॉसिबल रीजंस देने हैं कि वो क्या वजहें हो सकती हैं जिसकी वजह से फेवरेबल कंडीशंस के बावजूद बीरा की फसल अच्छी नहीं हो पाए। तो इसका आंसर देखिए, सबसे पहला पॉइंट है एब्सेंस ऑफ गुड क्वालिटी सीड्स। सबसे पहला पॉइंट है कि बीरा ने या तो अच्छे क्वालिटी के सीड्स नहीं चुने होंगे, सीड्स में कोई ख़राबी रही होगी। उसके बाद दूसरा है इनसफिशिएंट इरिगेशन ऑफ क्रॉप्स। उसने क्रॉप्स की इरिगेशन सही नहीं की होगी, या तो उसने ज़्यादा कर दिया होगा या तो उसने कम कर दिया होगा।
फिर उसके बाद है इम्प्रॉपर अमाउंट्स ऑफ मैन्योर्स, उसने खाद या तो बहुत कम डाल दी होगी या तो बहुत ज़्यादा डाल दी होगी, इसी की वजह से उसकी क्रॉप ख़राब हो गई और अच्छी क्रॉप नहीं प्रोड्यूस हुई। तो ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री क्या है, हाउ इज़ इट यूज़फुल, और ये कैसे फ़ायदेमंद है। तो इसका आंसर है, द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन अ लार्ज स्केल इज़ कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। तो एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन मतलब कि उनका पालन पोषण जब हम या लार्ज स्केल पर करेंगे, तो मतलब कि बड़े पैमाने पर करेंगे, तो उसी को हम एनिमल हस्बेंड्री कहेंगे। एनिमल हस्बेंड्री इज़ यूज़फुल बिकॉज, एनिमल हस्बेंड्री ऐसे यूज़फुल है, ये यहाँ पर मेंशन किया गया है। पॉइंट नंबर 1 है, काउज एंड बफेलोज गिव्स अस मिल्क। काऊ एंड बफेलो हमको मिल्क प्रोवाइड करती हैं। अब दूसरी पॉइंट है, डक्स एंड हेन्स आर सोर्सेस ऑफ एग्स। डक्स एंड हेन्स ये दोनों एग की सोर्सेज हैं। अब तीसरी पॉइंट है, हनी बीज गिव्स अस हनी। हनी बीज से हमको हनी मिलती है। फिर लास्ट पॉइंट है, फिश गोट एंड हेन आर सोर्सेज ऑफ मीट। फिश गोट और हेन ये सब मीट के सोर्सेज हैं, इन सब से हमको मीट मिलती है। तो चलिए इस वीडियो में हम इतने क्वेश्चंस करेंगे, इसके आगे भी हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का एक और वीडियो बनाएंगे, जिसमें कि हमको डिफरेंस करना रहेगा, उनके बीच में कोई भी दो चीज़ें रहेंगी, उनके बीच में डिस्टिंग्विश करना रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू।